कि यहाँ तकनीकी टीम के साथ वीडियो में कुछ दिक्कत है। मैं सीधा आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह। साप्ताहिक 5 जनवरी के द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव के आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली में उपस्थित 5 जनवरी के संपादक क्षितिज शंकर जी, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित उनके सहयोगी सुश्री नायक जी, सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले 5 जनवरी साप्ताहिक को एक सफल यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने और भव्यता पूर्वक उसे आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, उस समय 5 जनवरी साप्ताहिक अपने अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह क्षण हर एक व्यक्ति, संस्था या पत्र पत्रिका के सामने नहीं आती है। एक दुर्लभ क्षण होता है और दुर्लभ क्षण इसलिए भी प्राप्त हुआ है क्योंकि जिन मनीषियों का, जिन राष्ट्र ऋषियों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन 5 जनवरी जैसे राष्ट्रीय साप्ताहिक को प्राप्त हुआ है, उनमें सदैव भावराव देवव्रत जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और जिनकी लेखनी के माध्यम से 5 जनवरी ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे राष्ट्र ऋषियों का आशीर्वाद जिस साप्ताहिक पत्रिका को प्राप्त होता रहा हुआ हो, उसका जीवन यशस्वी होगा, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। 5 जनवरी से मेरा परिचय बहुत पुराना है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकाल के दौरान ही हम लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही 5 जनवरी की इस साप्ताहिक पत्रिका को पढ़ने, राम जन्मभूमि आंदोलन में इसमें जो आलेख प्रकाशित होते थे, उस आलेख को वितरण करने, उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध करवाने, अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंच सके, इसके बारे में उस कालखंड में हम लोग कार्य करते थे। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, यह जज्बा भी 5 जनवरी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा इस बात को लेकर के कि मीडिया जगत की आंखों को खोलने वाला है कि जब एक वो थी कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, 5 जन ने उस समय अपने विशेषांक निकाल करके ताल ठोक करके कह रहा था कि सरकार फिर से आएगी, हम भी मेजोरिटी के साथ आएगी, और एक पुख्ता विश्वास के साथ इस अभियान के साथ जोड़ करके 5 जने ने साबित किया कि उसके लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि है।
वह उन सभी मुद्दों को उठाएगा जो देश हित में होगा, देश के 135 करोड़ लोगों के हित में होगा। और मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्रभक्त का दायित्व होता है, वह जीवन के अलग अलग क्षेत्र में काम कर सकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि सभ्यता और संस्कृतियों का संघर्ष एक केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि यह अदृश्य रूप से संस्कृतियों पर प्रभाव करके भी होता है। जो लोग आज के दिन पर इस बात को जानते हैं कि भारत को एक गुलाम नहीं बना सकते, भारत की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, वे छद्म रूप से हम पर प्रहार करते हैं। और छद्म रूप में उनका प्रहार अनेक अवसरों पर आप देख सकते हैं। लेकिन उन सभी स्थितियों में पांचजन्य सदैव एक प्रहरी के रूप में खड़ा होकर के संकनाद करता हुआ दिखाई देता है। हमेशा भी उन दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ जो समाज विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, उन सभी को पूरी तरह एक्सपोज करने का कार्य और सही तथ्यों के साथ अपनी बात को सामान्य मानविकी के सामने रखने में पांचजन्य ने कभी भी संकोच नहीं किया। और इसलिए जब आज ये मीडिया कॉन्क्लेव दिल्ली में आयोजित हुआ है, मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेना था, मेरी हार्दिक इच्छा भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा नई गठित हुई है और नई गठन के बाद हमारा बजट सेशन कल से प्रारंभ हो रहा है। आज प्रातःकालीन सत्र में दलीय नेताओं की बैठक के बाद अभी विधानमंडल दल की बैठक इस सत्र के तत्काल बाद होने जा रही है। और उस दलीय नेताओं की बैठक में मुझे रहना था। इस कॉन्क्लेव के ठीक पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के जो व्हिप और चीफ व्हिप थे, इन सब के साथ मेरी एक बैठक चल रही थी, क्योंकि कल से राज्यपाल जी के भाषण से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और फिर बजट सत्र के साथ पूरे एक वर्ष का बजट राज्य सरकार का विधानसभा में प्रस्तुत होना है। इसलिए इस कार्यक्रम के साथ मैं हृदय से इच्छा रखते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से पांचजन्य के मीडिया कॉन्क्लेव में दिल्ली में उपस्थित नहीं हो पाया। मुझे इसका हार्दिक खेद है। लेकिन मित्रों, जो एक सकारात्मक ऊर्जा पांचजन्य ऑर्गेनाइजर ने सदैव देश को दिया, देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को दिया, वह हमें उन दृश्य और अदृश्य शक्तियों से जो छद्म रूप से हमारी सभ्यता और संस्कृति पर हमला करने की कुदृष्टि रखते हैं, उससे हमें सचेत होने और उससे लड़ने की एक नई ऊर्जा भी प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़ा राज्य तो है ही, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश की आत्मा भी है, देश का हृदय स्थल भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में भगवान राम पैदा हुए हो, जिस राज्य को एक गौरव प्राप्त हुआ हो कि वहां भगवान श्री कृष्ण जन्म ले और अपनी लीला का प्रदर्शन भी करे, उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जहां बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी इसी उत्तर प्रदेश में। और यही नहीं, दुनिया की सबसे पवित्र नदी जो देवतुल्य है, मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और प्रयागराज में दोनों का मिलन भी होता है।
दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ प्रयागराज में ही आयोजित होता है, अनेक शक्तिपीठों का स्थल। अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के रामायण सर्किट का केंद्र बिंदु, बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु, आध्यात्मिक सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। और हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों को यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों, साथ इसी उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष पहले आप लोग देखते थे, उत्तर प्रदेश लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर है, यानी विकास में बाधा करने वाला राज्य है। लेकिन विगत 5 वर्षों के अंदर एक राष्ट्रवादी सोच की एक ईमानदार सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कैसे परिणाम दे सकती है। विगत 5 वर्ष के अंदर देश की लगभग 4 दर्जन ऐसी योजनाएं जिनमें उत्तर प्रदेश का पहले 2017 के पहले कोई स्थान नहीं था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर उन सभी योजनाओं में आगे चलता है। यही नहीं, 2012 से 17 के बीच यही उत्तर प्रदेश था जिसमें 700 से भी बड़े दंगे हुए थे। महीनों तक उत्तर प्रदेश में कभी मुजफ्फरनगर, कभी बरेली, कभी मुरादाबाद, कभी मेरठ, कभी बुलंदशहर, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी अयोध्या, फैजाबाद में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। और न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं, बहनें, खासतौर पर बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये कानून राष्ट्रवाद के दौरान आपने देखा होगा जब ये बंद होता है ना कि आधी आबादी ने जाति मत मजहब से ऊपर उठकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया और नई सरकार का गठन किया। नई सरकार का गठन होने के बाद आपने ये भी देखा होगा, रामनवमी के अवसर पर देश के कुछ राज्यों में दंगे हुए। विधानसभा चुनाव के बाद देश के अंदर तमाम राज्यों का इतिहास है कि चुनाव के बाद सरकार के गठन होने के बाद भीषण दंगे हुए। राजनीतिक विद्वेष की भावना से तमाम राजनीतिक दलों के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। विधानसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। सरकार गठन होने के बाद रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कोई दंगा नहीं, कोई विवाद नहीं। हनुमत जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और यही नहीं, पहली बार आपने भी देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा होता था, लेकिन पहली बार अलविदा की नमाज और ईद की नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ी गई। पहली बार आपने ये सुना होगा कि धर्मस्थलों से 1 लाख से अधिक माइक या तो हट गए हैं या उनकी आवाज कम हो गई है और अब वही माइक स्कूल को, हॉस्पिटल को दान दिए जा रहे हैं जहां से लोग अपने कार्यक्रमों का संचालन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करते हुए एक बेहतर परिणाम भी दिया। देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर हुआ। यानी हमें 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश 6ठी अर्थव्यवस्था बन पाया। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से
लगभग 1/4 रह गई। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने दुगनी से अधिक करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर है। और ईज ऑफ लिविंग में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्य करते थे। हम लोगों ने 44 ऐसी योजनाओं में आज नंबर 1 स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी लोग पहले कल्पना भी नहीं करते थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सर्वाधिक कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे के रूप में भी जाना जाने वाला प्रदेश है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नवंबर 2021 में पहले ही राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जून महीने में कंप्लीट हो जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे पे कार्य प्रारंभ हो चुका है। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेस वे क्रियाशील हो चुका है। दिल्ली से मेरठ की दूरी, जिसे पहले 3 से 4 घंटे लगते थे तय करने में, आज मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो वाला स्टेट यूपी है। और देश के अंदर बेहतर एयर कनेक्टिविटी का राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले हमारे पास मात्र 2 एयरपोर्ट थे जो पूरी तरह क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे एयरपोर्ट हमारे पास हैं जो क्रियाशील हैं। हम लोग कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील कर चुके हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यानी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी विकास को एक तीव्रता देता है, जीवन को आसान करता है, लोगों के गंतव्य को आसान बनाता है और समय की बचत करने के साथ साथ लोगों की सोच में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी बनता है। और वह कार्य आज उत्तर प्रदेश में सुगमता पूर्वक आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में वर्तमान में देश में अग्रणी स्थान पर है। कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के मॉडल का देश और दुनिया में चर्चा हुई। सबसे बड़ी आबादी, लेकिन कोविड पॉजिटिविटी रेट सबसे कम, मृत्यु दर सबसे कम, सबसे अधिक टेस्ट करने वाला, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य और विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की क्षमता रखने वाला राज्य। अगर कहीं किसी राज्य ने उत्तर प्रदेश वासियों के साथ दुर्व्यवहार किया, वे वहां से उत्तर प्रदेश की तरफ आए, तो हम लोग उनकी आवभगत के लिए बॉर्डर पर खड़े थे। भारत सरकार हमें मदद कर रही थी और हम लोग उन्हें सबको उनके घरों तक पहुंचाने में हमें मदद मिली। ऐसे ही अन्य तमाम कार्य हम लोगों ने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश में इस दौरान कई मॉडल हम लोगों ने खड़े किए। खासतौर पर 38 जिले हमारे ऐसे थे जो 2017 के पहले संचारी रोग से बुरी तरह प्रभावित थे। इंसेफ्लाइटिस से, डेंगू से, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया और ये तमाम प्रकार की बीमारियां थी, जिसके कारण हजारों बच्चों की मौतें, हजारों मौतें होती थी प्रतिवर्ष। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन मासूम बच्चों की जान को सरकार की प्रबंधन ने बचाने में सफलता प्राप्त की है। आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रण में है, डेंगू नियंत्रण में है, मलेरिया नियंत्रण में है, चिकनगुनिया, कालाजार, इन सब के उन्मूलन दिशा में सरकार ने मजबूती से कदम आगे बढ़ाए। कोरोना प्रबंधन हमारा पहले से ही इसकी सराहना WHO, नीति आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश
प्रदेश में बाढ़ से 2017 के पहले हमारे 36 जनपद ऐसे थे जो संवेदनशील या अति संवेदनशील थे। हम लोगों ने उसका एक नया मॉडल दिया, नदियों को चैनलाइज करने, बाढ़ नियंत्रण के कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ अब 3 से 4 जनपदों तक सीमित रह गई है। बहुत शीघ्र हम वहां उन जनपदों को भी बाढ़ से मुक्त करने के एक अस्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल डेवलपमेंट में बल्कि हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर यानी 70 वर्षों में जितना निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हम लोगों ने उससे ज्यादा निवेश विगत 5 वर्ष के अंदर किया। और अभी 3 जून को प्रधानमंत्री जी को फिर हम लोग लखनऊ आमंत्रित कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निजी निवेश के प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को हम पहले ही प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। कोरोना कालखंड में जब लोग स्वयं की जान बचा करके कोरोना जैसी महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, तब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने के साथ प्रदेश में हम निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट चीन से लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई कोरोना कालखंड में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कोरोना कालखंड में हम लोग गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित कर रहे हैं। लगभग 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कोरोना कालखंड में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश ने अपने सभी कार्यक्रमों को इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम किया। और जो हमारी परंपरागत पहचान थी, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे मानवित्व, उन सबके लिए भी हमने काम किया। याद करिए, उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई थी तो हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया, गौ तस्करी नहीं हुई। लेकिन इसका एक खामियाजा भी हम लोगों को कुछ देर के लिए भुगतना पड़ा था, जब निवासित गौआश्रय निवासित गौवंश सड़कों पर और खेतों में दिखाई देने लग गया। यानी वह पहले तस्करी के रास्ते गौ तस्कर उसे यहां से तस्करी के रास्ते बूचड़खाने में पहुंचा देते। हमने बूचड़खाने बंद किए, तस्करी बंद की, तो इन गौवंश को बचाने की एक चुनौती हमारे सामने है। हमने निवासित गौआश्रय स्थल स्थापित किए। लगभग 5,600 से अधिक निवासित गौआश्रय स्थल वर्तमान में हमारे पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं और बड़ी पवित्रता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। 9 लाख से अधिक गौवंश इस समय हमारे पास इन निवासित गौआश्रय स्थलों में। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हम इसको एक नया मॉडल खड़ा कर रहे हैं। वाराणसी में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से सीएनजी बनाने की एक नई पद्धति को वहां आगे बढ़ा करके आसपास के गांवों से 1 रुपए पर किलो के हिसाब से ताजा गोबर खरीदा जा रहा है और गोवंश की रक्षा का भी कार्य किया जा रहा है। साथ साथ 3 प्रकार की योजनाएं राज्य सरकार स्वयं संचालित कर रही है। एक, जिस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार निवासित गौआश्रय स्थल संचालित कर रही है। दूसरी योजना, जिसमें कोई भी किसान अगर अपने घर में 4 गोवंश तक रखता है, उसे 900 रुपए पर गौवंश हर माह राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तीसरी योजना, पोषण मिशन के अंतर्गत जो बच्चे कुपोषित हैं या जो माताएं कुपोषित हैं, उन्हें हम निवासित गौआश्रय स्थल से एक दुधारू गाय देते हैं, दूध देने वाली गाय देते हैं और गाय के साथ साथ 900 रुपए हर माह उस परिवार को उपलब्ध कराया जाता है। यानी